नमस्कार, मैं जगदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल हाथ से हिंदी लेट्स लर्न बाय जगदीप में। दोस्तों, इससे पहले व्याकरण के बारे में हमने जो वीडियो बनाई थी वो हमारा वर्ण विचार के ऊपर थी, जिसमें हमने भाषा, व्याकरण और वर्ण विचार को समझाने का, बताने का प्रयास किया है। इस प्रस्तुति में हम शब्द की बात करेंगे। इस वीडियो में आप शब्द के बारे में जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार व्याकरण के 4 अंग होते हैं, पहला अंग वर्ण विचार का, तो दूसरा शब्द विचार का। तो शब्द विचार के अंदर क्या होता है वही इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। पद विचार और वाक्य विचार की हम आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे, लेकिन इसमें हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान जो है वो शब्द को जानने के लिए रहेगा कि शब्द कितने प्रकार के हो सकते हैं। उन सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक अपील है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ह से हिंदी को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन भी आप ज़रूर दबाएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं शब्द की। तो शब्द किसे कहते हैं? शब्द कहते हैं जब वर्णों को आपस में मिलाकर कोई सार्थक उनका जो योग होता है, यानी कि वर्णों को मिलाने का कुछ अर्थ निकले, तो उसको हम उस वर्ण के मेल को हम क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। जैसे क वर्ण है, म है, ल है, हमने इनको आपस में मिला दिया क मैं ल को, तो क्या बन गया? कमल बन गया। तो ये क्या हुआ? एक शब्द हुआ एक प्रकार से। इसी प्रकार क और ल को मिला दिया कल, तो ये भी एक प्रकार से एक शब्द हुआ। मैं ए ल मेल, तो ये भी एक शब्द है। क ह त ए कहते, ये भी शब्द है। हालांकि जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम इस प्रकार से करेंगे, जैसे कहते हैं, कहते का वर्ण विच्छेद करें तो क्या आएगा? को, अ, ह, अ, तो, अ, ए। इस प्रकार एक एक मात्रा, एक एक वर्ण जो है उन सबको हम अलग करेंगे, तब जाकर के वो शब्द बनेगा। तो कुल मिलाकर के शब्द का अर्थ क्या हुआ? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहेंगे। अब बात करते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं, लेकिन शब्द 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनका कुछ अर्थ हो, निरर्थक जिनका कोई अर्थ ना निकले। यानी कि 2 प्रकार के शब्द हुए, सार्थक और निरर्थक। सार्थक जिनका कुछ अर्थ निकलता हो और निरर्थक जिनका कुछ अर्थ ना निकलता हो। सार्थक जैसे हमने बात की, सारे के सारे सार्थक हैं, अधिक है, सार्थक है, मेल है। या फिर कमल को आप ले लीजिए, कलम को आप ले लीजिए, मेज, कुर्सी, ये क्या है? ये सार्थक शब्द है। और निरर्थक शब्द, निरर्थक के उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि जैसे हम गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, बड़बड़ बड़बड़ बड़, ध्वनियों के रूप में अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। या फिर ऐसे जैसे पानी वानी, रोटी वोटी, खेलना वेलना, यानी कि एक शब्द के साथ दूसरा शब्द लगाते हैं। यानी कि एक तो सार्थक होता है और दूसरा क्या होता है? निरर्थक होता है। यानी कि लेकिन कभी कभी हम ध्वनियों को दर्शाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। कविताओं में अक्सर इस तरह, कविताओं में या कहानियों में इस तरह के प्रयोग अक्सर देखने को मिलते हैं। तो सार्थक और निरर्थक 2 प्रकार के शब्द हुए। निरर्थक यानी कि जिसका कुछ भी अर्थ ना निकले, और सार्थक जिसका अर्थ निकलता हो। ये 2 ही प्रकार के शब्द हैं। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पे
उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम व्युत्पत्ति की बात करते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, योगरूढ़ और यौगिक। अभी व्युत्पत्ति को हम कैसे समझेंगे? व्युत्पत्ति क्या है? व्युत्पत्ति को आप शब्द के उसमें देखेंगे तो हम एक प्रकार से जो बनावट है शब्दों की, जो संरचना है, शब्दों का जो रूप है वो किस प्रकार का है, शब्दों की जो रचना है वो किस प्रकार से हुई है, जो शब्द रचना वो किस प्रकार से हुई, किस प्रकार का वो शब्द है, तो वो व्युत्पत्ति के अनुसार हम उसको बताएंगे। अब जिस प्रकार हमने बताया कि व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार बनते हैं शब्द के, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? तो इसकी पहचान हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जिसके वर्णों का विच्छेद करने पर उनका कोई अर्थ ना निकलता हो, इनको हम मूल शब्द भी कहते हैं। मूल शब्द किस लिए? क्योंकि ये जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र शब्द होते हैं, इनका एक ही अर्थ निहित होता है, और अगर हम इसके वर्णों को अलग अलग करेंगे, टुकड़ों में बांटेंगे शब्द को, तो वो निरर्थक हो जाएगा, उसका कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हमने यहाँ पे कलम को तोड़ करके लिखा है, तो क धन अ धन ल धन अ धन म धन अ, तो इसकी जो ये वर्ण है जो है अलग अलग अगर हम इनको लिखते हैं तो इसमें कुछ और चीज़ नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ वर्णों का ही मेल है। तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे उनको हम रूढ़ बोलेंगे, यानी कि शब्द के टुकड़े करने पर उसका कुछ और अर्थ ना निकलता हो, उसके जो टुकड़े बनते हैं उन टुकड़ों का कोई अर्थ ना बनता हो, तो ऐसे शब्द जो होंगे वो रूढ़ शब्द होंगे, इसलिए इनको हम मूल शब्द भी कहते हैं। यौगिक, यौगिक शब्द कौन से हैं? इसमें जब हम किसी शब्द को तोड़ते हैं, टुकड़े करते हैं, तो उसके 2 शब्द मिलते हैं और दो सार्थक शब्द होते हैं इसके अंदर, यानी कि जिसमें 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों का प्रयोग हो वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें सुपुत्र का उदाहरण हमने लिया है, सुपुत्र, सु जमा पुत्र, सु अर्थात अच्छा और पुत्र मतलब बेटा, अच्छा बेटा। कुपुत्र है, सपूत है, कपूत है, जलपान है, देशभक्त है, राष्ट्रवाद है। तो इस प्रकार अनेक शब्द हैं जो इस प्रकार 2 शब्दों के योग से बने हैं, तो इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी कि जो समास होते हैं वो एक प्रकार से यौगिक शब्द ही होते हैं, सारे के सारे जितने भी समास हैं, समासिक जो शब्द हैं, पद हैं, वो सारे के सारे यौगिक ही होते हैं। क्योंकि समास में क्या होता है, 2 शब्दों को नज़दीक ला करके तीसरा नया शब्द बनाया जाता है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया वो हम अगली वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ शब्द के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे, तो इसको ज़्यादा विस्तार नहीं देंगे, तो वो आप आगे की वीडियो में बाकी के विषय के ऊपर भी देखेंगे। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अगर अभी तक आपको स्पष्ट नहीं है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख करके उसके समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो यौगिक शब्द कौन से हुए? जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों का योग हो। जैसे उदाहरण के लिए सुपुत्र है, कुपुत्र है, देशभक्त है, राष्ट्रवाद है, जलपान है, खानदान है। तो इस प्रकार काफ़ी सारे शब्द होते हैं, कोई भी शब्द आप देख सकते हैं इस प्रकार का जिसमें 2 शब्दों का मेल हो या 2 से अधिक शब्दों का मेल हो, तो उसको हम यौगिक शब्द बोलेंगे। अब बात करते हैं योगरूढ़ की। तो योगरूढ़ शब्द
बनावट या संरचना में तो यौगिक के जैसा होता है, लेकिन उसका अर्थ जो है अन्य होता है। जैसे समास अगर आपने पढ़ी है तो, नहीं तो आगे पढ़ोगे, समास में जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें क्या होता है कि दोनों पद प्रधान नहीं होते। जैसे अब यहाँ पे हमने उदाहरण के लिए शब्द दिया है पंकज। पंक धन ज, पंक का अर्थ होता है कीचड़, ज उत्पन्न होने वाला, यानी कि कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अर्थात यहाँ पर पंकज का जो अर्थ है वो कमल के रूप में रूढ़ है, यानी कि कमल जो है कमल के रूप में मान लिया गया है। तो ये पंकज जो है वो कमल को प्रकट करता है, कमल का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलेंगे, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ बोलेंगे, यानी कि जो हो तो यौगिक लेकिन कोई अन्य अर्थ, किसी रूढ़ अर्थ में प्रयोग किया जाता हो। जैसे जलज है, जलज भी कमल को ही बोलते हैं। तो इस प्रकार के जो भी उदाहरण आप देखें वो सारे के सारे योग रूढ़ शब्दों के होंगे, यानी कि जो किसी अन्य अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, अन्य अर्थों का रूढ़ हो गया है, जो किसी रूढ़ अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं लेकिन प्रकृति में वो दो शब्दों से बने हैं, तो है तो यौगिक लेकिन उनका अर्थ जो वो रूढ़ अर्थ होता है, अन्य अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। तो ये थे हमारे व्युत्पत्ति के आधार पे। इसके बाद आते हैं उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज या देशी या विदेशी। ये 4 प्रकार के शब्द हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को जानकारी होगी, दोस्तों को जानकारी होगी, फिर भी हम दोहराते हैं कि जो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन इनका, कि कहाँ से ये आए हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। व्युत्पत्ति क्या था? व्युत्पत्ति था शब्दों की संरचना, बनावट, और उत्पत्ति क्या है? ओरिजिन, यानी कि इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ से है, जन्म कहाँ से हुआ है। ये शब्द की असल में भाषा क्या है, किस भाषा का शब्द है, वही वर्गीकृत करता है उत्पत्ति। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्दों की बात करते हैं। ये वे शब्द हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो भी क्लिष्ट से शब्द आपको हिंदी में लगे तो वो सारे क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे अधिकतर। जैसे अंधकार, दिवस, चंद्र, ये क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए गए हैं। अंधकार, दिवस, चंद्र आदि काफ़ी सारे शब्द हो सकते हैं तत्सम। संस्कृत के जो भी शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो वो सारे के सारे जो है तत्सम कहलाते हैं, यानी कि उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं जिस रूप में वो संस्कृत में है। अब ये दूसरा फंडा क्या, अगर रूप बदल के आए तो उनको हम क्या कहेंगे? अगर रूप बदल के कोई शब्द संस्कृत से हिंदी में आएगा तो उसको हम तद्भव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तद्भव, यानी कि जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब जैसे हमने अंधकार लिया था तत्सम में, तो तद्भव क्या हुआ उसका? अंधेरा। दिवस लिया था तत्सम में, दिन क्या हुआ उसका? तद्भव। चंद्र लिया था तत्सम में, तो चांद क्या है? चांद आपका तद्भव है। ये क्या है? ये आपका एक प्रकार से तद्भव शब्द को की पहचान हुई, यानी कि जिन शब्दों का रूप बदला है, संस्कृत के शब्द हैं लेकिन उनका रूप बदलकर हम प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में, तो उन्हें हम तद्भव शब्द बोलते हैं। उत्पत्ति कहाँ से? उत्पत्ति उनकी संस्कृत से ही है,
लेकिन उनको हम रूप बदल कर प्रयोग कर रहे हैं। तो अंधकार का जैसे अंधेरा कर दिया हमने, दिवस का दिन कर दिया, और चंद्र का चांद कर दिया, ऐसे ही सूर्य का सूरज कर दिया, ग्रह का घर कर दिया। इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम रूप बदल करके प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहेंगे। देशज शब्द कौन से हैं? देशज या देशी शब्द, तो देशी शब्द वे हैं जो भारतीय भाषाओं के शब्द हैं या आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं, यानी कि बोलियों के जो शब्द हैं, देश में जितनी भी बोलियां बोली जाती हैं, अगर उन शब्दों का प्रयोग हम अब हिंदी के अंदर कर रहे हैं, जैसे कि अक्सर आपको संवाद के रूप में देखने को मिल जाएगा, कहानियों में, नाटकों में, कविताओं में जो संवाद शैली बनाई जाती है उसके अंदर आपको अक्सर देशी शब्दों का प्रयोग मिल जाएगा। ये इडली, डोसा, समोसा, गुलाब जामुन आदि, ये सारे के सारे क्या है? हमारे देशी शब्द हैं। यानी कि भारतीय भाषाओं के शब्द या आम बोलचाल के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम देशज या देशी कहते हैं। इसी प्रकार जो दूसरी भाषाओं के शब्द हैं, यानी कि जो भारतीय भाषाएं नहीं हैं, भारत से इतर दूसरे देश की भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं हैं, तो उनके अगर कोई शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी है, उर्दू है, फारसी है, तुर्की है, इन भाषाओं के शब्द अगर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम विदेशी शब्द कहेंगे। जैसे स्कूल है, कॉलोनी है, ड्रम है, जख्म है, खंजर है, जिंदगी है। तो ये क्या है? ये आपके एक प्रकार से विदेशी शब्द कहलाएंगे। तो ये हुआ आपका कौन कौन से 4 प्रकार जो हुए उत्पत्ति के आधार पे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को रोक करके पीछे से भी आप देख सकते हैं दोबारा से। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे 2 प्रकार के शब्द हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, और अविकारी इसके अंदर ही इसका रहस्य छिपा हुआ है। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? यानी कि जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का प्रभाव पड़ता हो और इससे घबरा कर थर-थर कांपने लगे और अपना रूप बदल लें उनमें, तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम विकारी शब्द बोलेंगे। यानी कि जिसमें कुछ विकार पैदा होता हो। किसके कारण? लिंग बदलने के कारण, वचन बदलने के कारण, समय बदलने के कारण, या फिर कारक बदलने के कारण जो है, कुछ भी प्रभाव उसमें, कुछ भी दोष उसके अंदर उत्पन्न होता हो, कोई विकार उत्पन्न होता हो, तो उसको हम विकारी शब्द बोलेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब पर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर कोई शब्द एक वचन है तो एक वचन का जब बहुवचन हो जाएगा तो उस शब्द की शैली जो वो चेंज हो जाएगी, शब्द जो है बदल जाएगा। अब जैसे लड़का खेलता है, तो लड़के के साथ क्रिया का एक वचन रूप क्या हुआ? खेलता है। लेकिन अगर यहाँ पर लड़का की जगह पे बहुवचन हो जाए, लड़के हो जाए, तो क्रिया का रूप भी उसी प्रकार से बदल जाएगा। लड़के खेलते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से वचन के कारण विकार पैदा हो रहा है। अगर मान लो यहाँ पर हम जेंडर चेंज कर दें, लिंग चेंज कर दें, लड़के की जगह पे लड़की कर दें, लड़की खेल रही है, लड़की खेल रहा है नहीं आएगा, उसके साथ वो भी बदल जाएगी। तो ये विकार पैदा हो जाएगा लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण, समय के अनुसार भी, कि खेल रहा है और खेल रहा था। तो ये समय के कारण भी जो है प्रभाव पड़ता है, विकार उत्पन्न होता है। इस प्रकार जिन भी प्रभावों से जो भी कारक हैं
वो अगर किसी शब्द को प्रभावित कर सकते हैं, उसमें विकार पैदा कर सकते हैं, तो जिस शब्द में विकार पैदा हो रहा है वह विकारी शब्द है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अविकारी शब्द। यानी कि जिनके ऊपर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का कोई प्रभाव न पड़ता हो, उनको हम क्या बोलेंगे? अविकारी शब्द बोलेंगे। ये अधिकतर अव्यय होते हैं, इनको अव्यय भी कहते हैं। कोई समुच्चय बोधक है या फिर क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक है। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे वाह श्याम, तुम तो कमाल कर रहे हो। अरे वाह सीता, तुम तो कमाल कर रही हो। ये अरे वाह वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं है। जो हमारी विभक्तियां होती हैं उनमें भी बदलाव नहीं है, तो वो भी अव्यय का ही काम करते हैं। राम की पसंद, सीता की पसंद, श्याम की पसंद, एक की पसंद, कईयों की पसंद, लड़कों की पसंद, लड़कियों की पसंद, जो की है क्या है? ये एक प्रकार से विभक्ति है। तो इस प्रकार जिन शब्दों के ऊपर प्रभाव ना पड़ता हो, जिनमें कोई विकार पैदा ना होता हो, उनको हम अविकारी बोलेंगे। तो ये शब्दों का एक प्रकार से मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि हमने वर्णन किया है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया के लिए हम अलग से इसके लिए वीडियो बनाएंगे। उसके अंदर आपका उपसर्ग, प्रत्यय, समास, उसका जिक्र हम करेंगे, और साथ ही पद विचार की बात भी हम अलग वीडियो में करेंगे। उसके अंदर आपकी संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इन सबको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इन पर अलग अलग छोटे छोटे वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए लेकर आएँ। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। देखते रहिए ह से हिंदी, लेट्स लर्न बाय जल्दी। धन्यवाद।